एंट्रेंस एग्जाम में मैंने जानबूझकर सारे मुश्किल सवाल सही किए ताकि मैं उस कैंपस क्वीन लियू रुयान से जितना हो सके दूर रह सकूं। जैसे ही मैं परीक्षा हॉल से बाहर निकला, उसकी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाने लगी। चेन फैन, लियू रुयान कह रही है कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया। दोपहर में अपना पेपर खाली छोड़ देना, वरना आगे चलकर तुम्हें उसकी चापलूसी करने का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर वे सब ठहाके मारकर हंसने लगी। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। मैंने ऊपर से तो हाँ कह दिया, पर मन ही मन सोच रहा था कि अब यह चापलूसी जो करना चाहे करे, मैं तो अब और नहीं सहूंगा। मैं तुरंत पलटा और अपने हाउसकीपर को फोन करके उसके परिवार की सारी आर्थिक मदद बंद करने का आदेश दे दिया। मैंने उसके पूरे परिवार को घर से निकालने के लिए बोल दिया। घबराकर लियू रुयान ने मुझे 99 बार फोन किया, लेकिन मैंने एक भी कॉल नहीं उठाई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। दरअसल मैं शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, फिर भी अपने ही ड्राइवर की बेटी का अंधा चापलूस बना रहा। उससे शादी करने के लिए मैंने पिता की दी हुई कंपनी तक उसके नाम कर दी, लेकिन वह मेरे पैसों पर ऐश करती रही। वो किसी और के प्यार में पागल थी। अपने बॉयफ्रेंड को तो उसने सिर आंखों पर बिठा रखा था, पर मुझे उसने महज एक नौकर समझ लिया था। जब मैंने अपनी आखिरी सांसों के बीच उससे मदद मांगी तो उसने बेरहमी से कहा, इन सालों तक तुम्हारा साथ सहना मेरे लिए एक बुरा सपना था। चेन फैन, अब मुझसे दूर हो जाओ। तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो मुझे गले लगाकर रो रही थी। उलिशिया थी, जिसे मैंने ठुकरा दिया था, पर वो हमेशा मेरा इंतजार करती रही। फिर अचानक मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मैं फिर से 12वीं क्लास में हूँ। मैं डेस्क पर झपकी ले रहा था कि तभी उस धोखेबाज लियू रुयान ने मुझे जगाया और हुक्म दिया, लू जिंगनियान के पेट में दर्द है, जल्दी जाओ और उसके लिए दवा लाओ। साथ में कैंटीन से ढेर सारा मीट भी लाना, उसे पोषण की जरूरत है। लू जिंगनियान मेज पर लेटा रहता और सब उसे किसी शहजादे की तरह घिरे रहते। सब उसकी फिक्र कर रहे थे, पर सबसे ज्यादा तड़प तो लियू रुयान रही थी। वे दोनों क्लास के सबसे होनहार स्टूडेंट थे। दूसरों की नजरों में तो वो एक बेहतरीन जोड़ी थी, एकदम सोने जैसा मेल। और मैं तो बस लियू रुयान का एक बेदिमाग चापलूस था, जो दिन भर क्लास में सोता और छुट्टी होते ही उसके छोटे मोटे काम करने दौड़ता रहता। अब जब मुझे अपने पुनर्जन्म का एहसास हो गया था, तो लियू रुयान का यह चेहरा मुझे बेहद मजाकिया लग रहा था। आखिर वो कौन होती है जो मुझे इस तरह तुच्छ समझे। मुझे चुपचाप खड़ा देख वो झिड़की, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जल्दी जाओ और फटाफट वापस आओ। यह कहकर वो लू जिंगनियन के पास गई और बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगी। तभी लू जिंगनियन ने मेरी ओर देखा और बनावटी सादगी से बोला, चेन फैन को भेजना ठीक रहेगा क्या? मैं खुद ही चला जाता हूँ, उसने जवाब दिया। किस बात का डर? उसे तो ऐसे काम करना ही पसंद है। अगर मैं उसे ना करने दूं तो तुम तो नाराज हो जाओगे, है ना? उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप कैंटीन चला गया। इस बार मैंने 2 थालियां ली। पास खड़े एक सहपाठी ने मुझे देखकर मजाक उड़ाया, लो फिर से लियू जियाहुआ के लिए खाना लेने आ गया। पर भाई, उसे तो लू जिंगनियन जैसे काबिल लोग पसंद हैं, तुम जैसे निकम्मे की तो वो तरफ देखेगी भी नहीं। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अपनी औकात देखो, तुम तो बस एक मामूली आदमी के बेटे हो। रोज उस मैडम के साथ स्कूल आते हो और सपने देखते हो कि उनसे शादी करोगे। होश में आओ, तुम जैसे बेवकूफ और निकम्मे लड़के। आगे चलकर तुम उनके घर के नौकर ही रहोगे, उनके कपड़े धोओगे और उनके बच्चों के डायपर बदलोगे। मैंने एक कड़वी हंसी हंसते हुए पूछा, तो लियू रुयान ने तुम सबको ये बता रखा है कि मैं एक नौकर का बेटा हूँ? सच तो ये था कि मैं उसे पसंद करता था, इसलिए उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर स्कूल ले जाता था। पर अब दूसरों की नजरों में लियू रुयान एक अमीरजादी बन चुकी थी और मैं सिर्फ एक नौकर का बेटा। मेरी बात सुनकर उसने आंखें घुमाते हुए कहा, ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप उनका खाना ले जाओ। वो फिर से हंसने लगा और आसपास खड़े सब लोग मेरी इस चापलूसी पर ठहाके लगाने लगे। वो सब मेरी इन नादानी भरी उम्मीदों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी घंटी बजी। मैं कैंटीन से बाहर निकला, पर क्लास में जाने के बजाय फूलों की क्यारी के पास बैठ गया और दोनों थालियां अकेले ही खत्म कर दी। मुझे याद भी नहीं कि पिछली बार मैंने सुकून से पेट भरकर कब खाया था। उस जिंदगी में मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अच्छी चीजें तो दूर, मंडी में दूसरों की फेंकी हुई सब्जियां चुनकर अपना गुजारा करता था। मांस तो दूर की बात थी। दोनों थालियां खत्म करने के बाद मेरी भूख कुछ शांत हुई और फिर मैं क्लास की ओर चल पड़ा। क्लास शुरू हो चुकी थी। मुझे अंदर आते देख लियू रुयान गुस्से में चिल्लाई, इतनी देर क्यों लगा दी? दवा कहाँ है? मैंने उसे बिल्कुल बेरुखी से देखा, उस जुनून के बिना जो कभी मेरी आंखों में होता था। लियू रुयान झुंझला गई और बोली, मैंने लू के लिए दवा लाने को कहा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या तुम बहरे हो गए हो? इतने छोटे से काम में भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। मैंने पीले पड़े लू जिंगनियन की तरफ देखा और सोचा, मेरा उससे क्या रिश्ता है कि मैं उसके लिए दवा लाऊं? उसका परिवार तो साधारण था, पर जब से वह लियू रुयान से मिला, लियू रुयान उसके लिए कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। मेरे पिता मुझे जो भी अच्छी चीज देते, लियू रुयान उसे चुपचाप लू जिंगनियन को थमा देती थी।
लू जिंगनियन के हाथ में जो घड़ी है वो भी मेरी है। ये दोनों मेरा कार्ड और पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी हर चीज का मजा ले रहे हैं, पर मुझे किसी नौकर की तरह समझते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, चेन फैन, लियू रुयान चिल्लाई। तू अब हंगामा करना चाहती है? अगर तूने ऐसा किया तो अगली बार मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। फिर रोते हुए मुझसे माफी मत मांगना। मैं उसे बस देखता रहा और मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। मुझे उससे किस बात की माफी चाहिए? मैंने पूछा। आखिर मैंने गलत क्या किया? जब मैंने लियू रुयान से बहस करने की हिम्मत की तो सबकी नजरें हम पर टिक गईं। सब हैरान थे कि ये चापलूस अचानक कैसे बदल गया। लियू रुयान भी सन्न रह गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं फिर से उसके आगे गिड़गिड़ाऊंगा। वो बोली, अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत आना। मैंने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही न हो। लियू रुयान अभी कुछ सोच ही रही थी कि लू जिंगनियन की बेंचमेट वांग यान बीच में कूद पड़ी। वो बड़े हक से बोली, चेन फैन, तुझे क्या हो गया है? बस एक दवा लाने को कहा था, इसमें इतने नखरे क्यों? तो एक दवा तक नहीं ला सका? क्या तुझे नहीं दिख रहा कि लू जिंगनियन की तबीयत खराब है? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, जब तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो तुम खुद जाकर ले आओ। वांगयान बड़े हक से बोली, यह तेरा काम है, मैं क्यों जाऊं? तो मेरा और लू जिंगनियन का कोई रिश्ता नहीं है, मैं क्यों जाऊं? मेरी बात सुनकर वांग यान ने मेरी तरफ उंगली उठाई और बोली, क्योंकि तू कैंपस क्वीन के घर का नौकर है। अब जब तुझे कैंपस क्वीन के दोस्त के लिए दवा लाने को कहा गया है तो क्या यह है? बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। यह सुनकर मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और पूछा, लियू रुयान, क्या तूने बाहर सबको यही बताया है कि मैं तेरे घर का नौकर हूँ? मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गई। असल में लोग उसे रोजाना महंगी गाड़ियों में आते देखते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही यह अंदाजा लगा लिया था। वह किसी को यह कैसे बताती कि उसके पिता महज एक ड्राइवर हैं और वह खुद एक ड्राइवर की बेटी है। दवा नहीं लाया तो कोई बात नहीं, मैं खुद ले आऊंगी। उसे लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए लू जिंगनियन के लिए दवा न लाना मामूली बात है। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, खाना कहाँ है? तू वो भी नहीं लाया? मैंने शांति से कह दिया कि दोनों प्लेट मैंने ही खा ली। लियू रुयान के चेहरे पर थोड़ी घबराहट और गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने बस सिर हिला दिया। पास बैठे सहपाठी मुझे हिकारत से देखने लगे और बोले, क्या तू सुअर है? 2 प्लेट खाना एक साथ खा गया? वो हमेशा मुझे नीचा दिखाते थे। पहले मैं यह सोचकर उनकी इज्जत करता था कि वो लियू रुयान के दोस्त हैं और मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन्हें जरूरत से ज्यादा सिर चढ़ा दिया था। जब भी लियू रुयान उन्हें ट्रीट देती थी तो पैसा मेरा ही खर्च होता था। अपने पैसे खर्च कर रहा हूं तो 20 प्लेट भी खाऊं तो मेरा हक है। यह सुनकर एक सहपाठी ने धीरे से कहा, तेरे ये पैसे कैंपस क्वीन के घर से मिलते होंगे ना? मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं लगी, पर लियू रुयान पहले से ही गुस्से में थी और जब उसे पता चला कि मैंने उसके लिए खाना नहीं लाया तो उसका पारा और चढ़ गया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चेन फैन, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उम्मीद है कि इस बार तुम कुछ दिन और बर्दाश्त कर पाओगे। यह कहकर वह खड़ी हुई, अपना सामान उठाया और वांग यान से बोली, मैं तुमसे जगह बदल रही हूँ, तुम जाकर इसके साथ बैठो। जब भी वह नाराज होती मुझे इसी तरह सजा देती, मेरे साथ बैठने से मना कर देती। आखिर उसे अपने पास बिठाने के लिए मैंने ही कितनी मिन्नतें की थी। वह मेरी ट्यूटर की तरह थी जो मेरे बगल में बैठकर मुझे पढ़ा सकती थी। पर अब जब सोचता हूँ तो उसने मुझे क्या सिखाया? वह तो बस दिन भर मुझे अपने इशारों पर नचाती थी। उसे लगा कि वह मुझे डरा लेगी, पर मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लू जिंगनियन की तबीयत खराब थी, इसलिए उसका चेहरा भी उतरा हुआ था और वह खिड़की के पास बैठे मुझे घूर रहा था। इस बार लियू रुयान वाकई गुस्से में थी और उसे यकीन था कि मैं खुद उसके पास माफी मांगने आऊंगा। उसे लगता था कि वह मुझे सबक सिखाएगी। दोपहर को स्कूल खत्म होते ही मेरी मैबक गेट पर खड़ी थी। मैं बाहर निकला और सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ा। पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि मैंने लियू रुयान को नाराज किया है, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाने के लिए बेताब थे। मुझे गाड़ी में चढ़ते देख वे आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या उसने उसे खाना तक नहीं खिलाया? दूसरे की गाड़ी इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? नौकर का बेटा है, कहीं खुद को मालिक तो नहीं समझने लगा। लियू रुयान अभी तक नहीं आई और इसकी हिम्मत देखो, पहले ही बैठ गया। बेचारी लियू रुयान कितनी सीधी है। अगर मुझे ऐसा घमंडी नौकर का बेटा मिलता तो मैं उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल देती। उन तानों भरी आवाजों को सुनकर मैंने उन्हें भाव देना जरूरी नहीं समझा। गाड़ी में बैठते ही मैंने ड्राइवर को चलने के लिए कहा, पर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, लियू मिस अभी नहीं आई हैं, हमें इंतजार करना होगा। कभी कभी लियू रुयान स्टूडेंट काउंसिल के काम की वजह से देर से आती थी और मैं उसका इंतजार करता था। मुझे लगा था कि आज भी लंबा इंतजार करना होगा, पर अंदाजा नहीं था कि ड्राइवर मेरी बात तक नहीं मानेगा। वो लियू रुयान का पक्ष ले रहा था, जो मुझे बेहद हास्यास्पद लगा। पापा का सिर्फ एक ही बेटा है तो इस घर में मिस कौन है? तभी ड्राइवर बोला, यंग मास्टर, आप बेफिक्र रहिए, मैं बाद में उसे सबक सिखाऊंगा। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, जल्दी गाड़ी चलाओ। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और न ही उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। लियू अंकल हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनकी बेटी से कितना डरता था।
जब भी लियू रुयान कुछ कहती, मैं उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। वो मेरी बात ना भी माने तो भी मैं चुप रहता, बस उसकी दो बातें सुन लेता। मुझे लगता था कि एक दिन सारी जायदाद मेरी ही होगी। उस ड्राइवर को लगा कि सारा पैसा उसकी बेटी का है, इसलिए अब वो खुद को नौकर नहीं बल्कि मालिक समझने लगा था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए मुझसे पूछा, आप चलेंगे या नहीं? असल में पापा उसे बहुत पहले ही निकाल देना चाहते थे, क्योंकि वो चोरी छिपे जुआ खेलता था। पिताजी को ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं था, पर तब मेरा दिमाग खराब था और मैं लगातार उसका बचाव करता रहा। मुझे लगा था कि अगर वो नौकरी पर रहा तो लियू रुयान भी मेरे साथ रह पाएगी, इसीलिए मैंने उसकी बहुत सिफारिशें की। बस इसी वजह से वो आज तक यहाँ टिका हुआ है। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने मालिक की बात तक नहीं मानेगा। तभी वे दोनों आ गए। लियू रुयान को देखते ही लियू अंकल तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गए। वो लू जिंगनियान को सहारा देकर ला रही थी। वे दोनों कार के पास आए और लियू अंकल ने उनके लिए दरवाजा खोला। लियू रुयान लू जिंगनियान को गाड़ी में बिठाने ही वाली थी। उस वक्त मैं उसे इतना पसंद करता था कि चाहता था वो मेरे साथ ही घर जाए, इसलिए हर बार लू जिंगनियान हमारे साथ ही आता था। ड्राइवर पहले उसे छोड़ता था और फिर हमें घर ले जाता था। यहाँ तक कि सुबह भी उसे लेने के लिए मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता था। इससे पहले कि लू जिंगनियान अंदर बैठता, मैंने उन्हें टोक दिया, तुम्हें तो कहा था कि आज दोपहर मेरे साथ नहीं आओगी, फिर मेरी गाड़ी में क्यों बैठ रही हो? यह देख आसपास के छात्र बड़बड़ाने लगे, चेन फैन को क्या हो गया है? आसपास के छात्र फुसफुसाने लगे, यह तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की की कार है, फिर यह खुद को मालिक क्यों समझ रहा है? लियू रुयान बस मुझे देखती रही। उसने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारा ऐसा करना जरूरी है? दोपहर वाली बात के लिए मैं तुमसे नाराज नहीं हुई और तुम्हें माफ करने का फैसला किया। चेन फैन, अगर तुम इसी तरह तमाशा करोगे तो? मैंने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम खुद वापस जाओ, मेरे साथ मत आना। यह सुनकर लियू रुयान का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे अपनी अमीर बेटी वाली इमेज की चिंता थी। अपनी असलियत छुपानी थी, इसलिए उसने गुस्से में मुझे झटके से कार से बाहर खींच लिया और लू जिंगनियान को अंदर बिठाया। मैंने उसे चेतावनी दी, लियू रुयान, हद पार मत करो। सच कहूं तो उसने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया था। लियू रुयान का यह असली चेहरा देखकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं पहले यह सब कैसे बर्दाश्त करता रहा और उसे अच्छा समझता रहा। उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज किया। उसने लियू अंकल को गाड़ी चलाने को कहा और वो सच में मुझे वहीं छोड़कर चले गए। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे। सब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कोई कह रहा था, सही किया, ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ। तभी मैंने अपना फोन निकाला। वह चंद 100 रुपयों वाला पुराना नोकिया फोन था जो लियू रुयान ने अपने लिए खरीदा था। मैंने अपने जन्मदिन पर पापा से मिले आईफोन को उसे दे दिया था और उसका यह कबाड़ फोन ले लिया था। तब मुझे लगा कि ऐसा करने से उसके आत्मसम्मान की रक्षा होगी, पर अब इसे देखकर मुझे हंसी आ रही है। फिर मैंने पापा को फोन किया। कुछ ही देर में वो मैबक जो अभी गई थी वापस आकर दरवाजे पर रुकी। लियू अंकल गाड़ी से उतरे और मुझे देखकर उनका चेहरा उतरा हुआ था। लियू अंकल की शक्ल से साफ था कि उनकी अच्छी डांट पड़ी है। मैंने आदेश दिया, उन दोनों को नीचे उतारो, मैं इनके साथ एक ही गाड़ी में नहीं बैठना चाहता। लियू अंकल ने उनकी तरफ देखा और लियू रुयान लू जिंगनियान को सहारा देकर नीचे उतार लाई। लू जिंगनियान को इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, चेन फैन, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो ठीक है, पर लियू रुयान को ऐसे निशाना क्यों बना रहे हो? वो तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी रही है ना? लियू रुयान ने तुरंत लू जिंगनियान को रोका और कहा, तुम उससे ये सब बातें मत करो। दोनों के नीचे उतरते ही मैं गाड़ी में बैठ गया। जाने से पहले मैंने खिड़की नीचे की और मुस्कुराते हुए लियू रुयान को हाथ हिलाकर कहा, बाय। लियू अंकल ने शीशे से मेरी तरफ देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना सख्त हो जाऊंगा। वो खुद को रोक नहीं पाए और बोले, छोटे मालिक, लड़ाई झगड़ा तो आम बात है, आप गुस्सा मत होइए। मैं बाद में लियू रुयान से आपसे माफी मंगवा लूंगा, पर अभी उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। शायद उसे बस से जाना पड़े। पता नहीं घर पहुंचते पहुंचते कितने बज जाएंगे। अब सब लोग बस से जा सकते हैं, तो क्या वो नहीं जा सकती? मैंने उससे पूछा, लियू अंकल, क्या आप भूल गए कि आपकी तनख्वाह कौन देता है? अगर मैं आपको पसंद नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। बस उसकी बेटी की वजह से आप अपनी हदें भूल रहे हैं। क्या वो सच में मुझे इतना मामूली समझती है कि मेरी कोई कद्र ही नहीं? लियू अंकल मेरी बात सुनकर सहम गए और चुपचाप घर की तरफ चल दिए। जैसे ही मैं पहुंचा, जोहू ने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, साहब, आप अकेले कैसे आ गए? लियू मिस आपके साथ क्यों नहीं है? मैंने साफ शब्दों में कहा, अब से हमारे घर में लियू मिस के लिए कोई जगह नहीं है।